हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान। अध्याय 2 सब सजीव जगत में विविधता। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक है, एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खुद निकाला तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग होता है? ये पौधे का मूल भाग होता है जो जमीन के नीचे दबा हुआ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 2, दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के सिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही हैं। 3, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। पीपल, आम, नीम, केला और घास। विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों में समानांतर शिराविन्यास देखा होगा? तो केला और घास, केला तथा घास में समानांतर शिराविन्यास होती हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा, गा के रूप में निम्नांकित किया गया है? तो का, ये जड़ें होती हैं हमारी पार्श्व जड़ें, और ये जो मेन जड़ होती है, जो जड़ बहुत मोटी होती है, मिट्टी के नीचे जो एक मोटी जड़ होती है उनमें से बहुत सारी जड़ें निकली रहती हैं। तो जो मोटी जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और जो उस एक जड़ से बड़ी छोटी छोटी जो अन्य जड़ें निकली रहती हैं वो पार्श्व जड़ कहलाती हैं। और जो ऐसे रेशेदार जड़ें होती हैं, जैसे ये बाल से रेशे रेशे बने रहते हैं, ये रेशेदार जड़ें क्या कहलाती हैं? इनसे रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए। का पार्श्व जड़ें, खा मूसला जड़ और गा रेशेदार जड़। प्रश्न 5 है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो इसका है आंसर ऑप्शन ए, पतली त्वचा। ऑप्शन ए, केवल एक, पतली त्वचा। 4 है, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है। वह लता है काष्ठीय तना। उसको क्या बोलते हैं? जिन्हें दूसरे पेड़ों की या सहायता होती है उसे क्या बोलते हैं? काष्ठीय तना। प्रश्न 6 है 7। प्रश्न 7 है, चित्र में दर्शाए बीजपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर विभिन्न निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीजपत्र, शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो ये एक जड़ है, मोटी जड़, इसको मूसला जड़ बोलते हैं। और ये दो बीजों के बीच से निकला एक पौधा है, तो ये द्विबीजपत्रीय होगा। और सिरा क्या होगा? सिरा जाली का रूपी शिराविन्यास होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, द्विबीजपत्री, जाली का रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़। प्रश्न 8 है, सविता की मां ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो इसे शाक वर्ग में रखा जाता है, शाक। ऑप्शन ए इसका आंसर है, शाक। प्रश्न 9, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऐसे वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी, पर्वतीय क्षेत्र। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? समूहन। दूसरा है, सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में खालिस्तान शिराविन्यास एवं द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में
जालिका रूपी शिराविन्यास होते हैं। तो पहले खालिस्तान में समांतर और दूसरे में जालिका रूपी। प्रश्न तीसरा है, विभिन्न क्षेत्र की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से खालिस्तान होती है। क्या होती है? भिन्न। चौथा है, खालिस्तान का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी जीव जंतु, पेड़ या क्षेत्रों को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं होती है। तो इसमें पवित्रोपवन का संरक्षण स्थानीय समूह द्वारा किया जाता है। प्रश्न 5 है, पौधों एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशेषता खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अनुकूलन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनको दो उन उदाहरणों के द्वारा बताइए। तो कठोरता के आधार पर वृक्ष क्या होता है? पहले वृक्ष तना भूरा, कठोर और काष्ठीय होता है। उदाहरण नीम और आम का पेड़। दूसरा है झाड़ी, तना भूरा, कठोर, वृक्ष जितना काष्ठीय नहीं होता है। इसका उदाहरण है गुलाब और गुड़हल का पेड़। और तीसरा है साग, तना कोमल व हरा। उदाहरण है टमाटर का पौधा या पुदीना। प्रश्न 4 है, दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो पौधा, क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। पौधा, हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? पौधा है तो पत्तियां होंगी, हाँ। तो शिराविन्यास 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जालिका रूपी, तो दूसरा क्या होगा? समांतर शिराविन्यास वाले पौधे में बीज कैसे होंगे? एक बीज पत्री। और जड़ें कैसी होंगी? झकड़ा या रेशेदार जड़ें। इसके उदाहरण क्या होंगे? केला या घास। जालिका रूपी शिराविन्यास वाले पौधे के बीज कैसे होंगे? द्विबीजपत्री और जड़ें होंगी मूसला जड़। और इनके उदाहरण क्या होंगे? सरसों या चना। प्रश्न 5 है, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। तो जैसे तिलचिट्टा की गति का प्रकार क्या होता है? चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो उसकी गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग कौन से होंगे? टांगे एवं पंख। केंचुआ रेंगता है तो किस कारण? शरीर के संकोचन द्वारा। गाय चलती है तो इसका गति का प्रकार हुआ चलना। और किससे चलती है? टांगों से। तितली का क्या हुआ? उड़ना। उड़ती, पंख एवं टांगे दोनों होती है इसमें। तोते का होता है उड़ना और उड़ता किससे? पंख से। छिपकली का होता है चलना और चलती किससे? पैर से। मेंढक तैरना और कूदना और दोनों किससे करता है? पैर से। मक्खी चलना एवं उड़ना और गति का प्रकार पैर एवं पंख दोनों होंगे। घोड़ा का होता है चलना और चलता किससे? टांगों से या पैर से। ऐसे ही मगरमच्छ की गति का प्रकार क्या होता है? तैरना एवं चलना और उसका प्रयुक्त अंग क्या होगा? पैर। प्रश्न 6, स्थानीय समूह द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, स्थानीय समुदाय अपने पारस्परिक ज्ञान, सामुदायिक प्रबंधन एवं संरक्षण के द्वारा जैव संपदा का संरक्षण करते हैं और इस संरक्षित क्षेत्र को पवित्र उपवन कहते हैं। प्रश्न 7 है, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को क्या कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो इस व्यवस्था को अनुकूलन कहते हैं, अर्थात किसी विशेष स्थान पर जीवों को जीवित रहने के लिए विशिष्ट विशेषता को अनुकूल करते हैं। एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। तो जालिका रूपी शिराविन्यास में हम पीपल के पत्ते का चित्र बनाएंगे जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया हुआ है। और एक समांतर शिराविन्यास में हम एक केले के पेड़ की पत्ती बना सकते हैं या घास की पत्ती भी बना सकते हैं। ये समांतर शिराविन्यास के होते हैं। प्रश्न 9 है, बत्तख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक होती है? तो आंसर है इसका, बत्तख के पंजे में झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जो तैरने में अनुकूलित होते हैं।
प्रश्न 10 है। दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए? तो इसका लिखेंगे आंसर, क्योंकि उसके कुबड़ में वसा चर्बी जमा रहती है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। ऊँट कम पानी की हानि होने देता है। प्रश्न 11 है। नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं, समझाइए। तो नीलगिरी के बुरांश के पौधों की ऊंचाई कम होती है, पत्ते छोटे ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर जीवित रह सकें। सिक्किम के बुरांश के पौधे अधिक लंबे होते हैं। प्रश्न 12 है। चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती हैं? इधर पीपल की पत्ती, केले की पत्ती और घास की पत्ती दी हुई है, तो उत्तर में लिखेंगे बारीक रेखाएं सिरा कहलाती हैं। ये बारीक रेखाएं जो इसमें है ऐसे 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 ऐसे, ये सिरा कहलाती है। सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखाई नहीं देती। केला, लिली में समांतर तथा पीपल में जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं या सिरा दिखाई देती हैं। प्रश्न 13 है। रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला। दोनों प्रकार के पौधे का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ों एवं पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का दिखाई दिया होगा? तो उन्हें चने के पौधे में मसला जड़ एवं पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास तथा गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ एवं पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास दिखाई दिए। प्रश्न 14 है। कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजिए। तालिका हमें दी हुई है। क्रमांक 1 समूह का द्विबीजपत्री है, मूसला जड़। तो ऐसे बी। क्रमांक 2 समूह का एक बीजपत्री, झकड़ा जड़। तो बीज का प्रकार द्विबीजपत्री, इसका जड़ है मूसला जड़। तो उदाहरण क्या होगा? मूसला जड़ के उदाहरण क्या है? चना और सरसों। ऐसे एक बीजपत्री और झकड़ा जड़ के उदाहरण क्या होंगे? गेहूं और लेमन घास। अब इसकी क्वेश्चन है, समूह का के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो समूह का के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होते हैं। ऐसे समूह खा के पौधे में और क्या समानताएं होंगी? तो समूह खा के पौधों की पत्तियों में समांतर रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। प्रश्न 15 है। मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा रेशेदार जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आंसर के लिए हम इसका सही विकल्प के चौथे प्रश्न का चित्र बना लेंगे। ये हमारी होगी मूसला जड़। खा की जगह हम क्या लिखेंगे? मूसला जड़। और यहाँ ये रेशेदार का चित्र बनाकर हम क्या लिखेंगे? इस पर रेशेदार जड़। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है। क्या सभी बीज एक समान होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज, जड़ों के प्रकार, पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर है सभी बीज एक जैसे नहीं होते। कुछ बीजों में बीजपत्र होता है, इन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे गेहूँ, कुछ पौधों के बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे कि सरसों या चना। प्रश्न 17 है। शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम, बल्लर एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि तरबूज के तने भूमि की सतह पर फैलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि सेम को आरोही लता में क्योंकि उसके तने किसी आधार के चारों ओर लिपटकर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 है। राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहाँ 2 कुबड़पाला ऊँट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ के ऊँट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता। उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है, अतः अतिरिक्त भोजन के संचय हेतु वहाँ के ऊँट में 2 कुबड़ पाए जाते हैं। प्रश्न 19 है।
मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न? विस्तार पूर्वक समझाइए। मटर एवं गेहूं दोनों के बीजों की संरचना भिन्न प्रकार की है। मटर के बीज अपने आवरण के भीतर 2 भागों में बटा है। प्रत्येक भाग बीजपत्र कहलाता है। अतः इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री कहते हैं। जबकि गेहूं के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, इस कारण ये एक बीजपत्र कहलाते हैं। यहाँ आप संरचना बना लीजिएगा। प्रश्न 20 है, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों को आधार बनाकर समझाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे एवं मांसल होते हैं। उनकी पत्तियां बहुत छोटी या कांटों में रूपांतरित होती हैं। प्रश्न 21 है, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंटों की टांगें लंबी, खुर चौड़े, गद्दीदार तथा एक कुबड़ होता है, जो उन्हें गर्म मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। जबकि ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंटों की टांगें छोटी होती हैं, 2 कुबड़, लंबे बाल उन्हें बर्फी जीवित रहने के अनुकूल बनाते हैं। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए। नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। इनका क्या करना है? बीज की प्रकृति, जड़ तंत्र, तने की प्रवृत्ति, शिराविन्यास एवं अन्य विशेष लक्षण हमें बताने हैं। तो उत्तर में हम इसकी ये तालिका इसी प्रकार से भर लेंगे। प्रश्न 23 में हमें का और खा 2 आकृतियां दी हुई हैं। मैदान में पाई जाने वाली बकरी और पर्वतीय बकरी। दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए इनकी समानताएं एवं असमानताएं बताइए और पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो समानताएं क्या होंगी? दोनों का शरीर बालों से ढका होता है। और असमानताएं क्या होंगी? पर्वतीय बकरी में विशेष खुर होते हैं, जबकि मैदानी बकरी में समतल खुर होते हैं। दूसरा क्या होगा? दोनों 4 पैर वाली शाकाहारी हैं और दोनों बकरियां हैं, ये समानताएं होंगी। और यह असमानताएं, मैदानी बकरी गर्म क्षेत्रों में रहती है, जबकि पर्वतीय ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। मैदानी बकरी के बाल छोटे होते हैं, जबकि पर्वतीय बकरी के बाल लंबे घने होते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको प्रोजेक्ट कार्य के आंसर चाहिए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।